हेलो वीवर्स, मेरा नाम काजी तारिक हुसैन है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल हील विद होम्योपैथी में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है BPH यानी बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। इसको हम इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं और उर्दू में कहें तो प्रोस्टेट जो हुदूद होता है, जो एक मर्द के जिस्म में होता है, मेल के जिस्म में होता है, ये फीमेल की बीमारी नहीं है। तो उस हुदूद के बढ़ जाने को हम BPH कहते हैं। जैसा कि आप अब इस तस्वीर पे देख रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक नाली है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। जब यूरिनरी ब्लैडर में आकर जमा होता रहता है और इसके बाद फिर यूरेथ्रा के ज़रिए वो जिस्म से खारिज हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरेथ्रा के इर्द गिर्द एक हुदूद है, ग्लैंड है एक। ये एक रिप्रोडक्टिव मतलब हमारे ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है। तो ये ग्लैंड बिल्कुल इर्द गिर्द होता है यूरेथ्रा के। यूरेथ्रा बिल्कुल बीच में से गुजरती है और वहाँ से यूरिन पास होता है। जब ये ग्लैंड बढ़ जाता है तो यूरेथ्रा पे प्रेशर पड़ता है। यूरेथ्रा जो है वो जो नाली है तंग हो जाती है और फिर इससे बहुत सारे सिम्टम्स पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर पेशेंट हमारे पास आता है तो कहता है कि यूरिन पास करने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है। वो कहता है कि यूरिन जब पास करता हूँ तो वहाँ पर मुझे जलन होता है और दर्द की अलामत होती है। इसके अलावा वो ये कहता है कि पेशेंट के यूरिन कभी कभी आते आते रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर आने लग जाता है, या यूरिन पास कर लें तो फिर बैठे रहें, लगता है कि और यूरिन आएगा लेकिन यूरिन नहीं आता है। लेकिन जब उठते हैं तो उस वक्त यूरिन जो है उसके कुछ कतरे निकल जाते हैं। कुछ मरीज़ तो कहते हैं कि यूरिन की फ़िलहाल तो हमारी है ही नहीं, बिल्कुल ड्रिबलिंग होती है, मतलब कतरे आते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जब मरीज़ यूरिन के लिए ज़ोर लगा रहा होता है तो यूरिन नहीं आता, लेकिन वैसे न चाहते हुए भी यूरिन पास हो जाता है। यानी कि एज के साथ साथ एक ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि कुछ लोगों को पैम्पर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा एक इसमें आखिरी कंडीशन ये होती है कि यूरिन बिल्कुल रुक जाता है, जिसको एनूरिया कहते हैं। यानी कि इतनी नाली मुकम्मल तौर पर तंग हो जाती है कि यूरिन का इखराज मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। इसकी तशख़ीस के लिए एक प्रोसीजर है छोटा सा जो कहलाता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। तो उससे पता चल जाता है कि BPH है या नहीं है। फिर अल्ट्रासाउंड भी होता है, अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड से ये भी पता चलता है कि पोस्ट वाइट रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, मतलब यूरिन कितना रह गया है मसाने में, क्योंकि इस बीमारी में मुकम्मल तौर पर यूरिन का इखराज नहीं हो पाता है। तो इसके अलावा MRI भी होता है और उससे भी मतलब उसमें फिर डिटेल्ड एग्जामिनेशन हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट की और यूरेथ्रा की। आमतौर पर ये बीमारी ओल्ड एज में होती है, मर्दों को होती है और ओल्ड एज में होती है और बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा लें कि 40 साल की उम्र के बाद तो ये पेशेंट इक्का दुक्का आ जाते हैं और 50 साल की उम्र के लोग फिर काफ़ी होते हैं। मतलब 50 साल में यूँ समझ लें कि 30 से 40% होते हैं। 50 ईयर्स के एज में ये फिर बढ़ता जाता है। जब 60 ईयर्स की एज में पहुंचता है मर्द, तो यानी कि तकरीबन आधी मतलब 50% लोगों को ये बीमारी होती है। और अगर 70 साल की उम्र हो तो फिर 90% मतलब ज़्यादातर फिर लोगों को ये बीमारी होती है। अब आपसे मैं अपना जो होम्योपैथिक का तरीक़ेकार है इस बीमारी के अंदर वो शेयर करूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन सी दवाएं हैं और किस तरीक़ेकार से मैं मरीज़ों को देता हूँ। एक बात जो मैं यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि शुरू में मुझे इस के इलाज में खातिर-ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। होता ये था कि जब तक मरीज़ को दवाएं देते रहें तो वो ठीक रहता था, आराम रहता था उसको, लेकिन जैसे ही इलाज बंद हो जाता था तो फिर जो तकलीफ़ थी वो दोबारा हो जाती थी। तो इस सिलसिले पे काफ़ी मैंने तरीक़ेकार अपनाए, अपना गौर-व-ख़ौज़ किया और इसके बाद में ऐसे 2 मेथड मैंने एडॉप्ट किए हैं कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल होती है। सबसे पहले मेथड नंबर 1 ये है कि उसमें ऐसा किया जाता है कि 3 मदर टिंचर हैं होम्योपैथिक के। एक है सबल सेरुलाटा और दूसरा है चिमाफिला और
तीसरा है परेरा बरेवा। ये 3 मदर टिंचर है और आधे कप पानी में 5-5 कतरे हर मदर टिंचर के, तो ये कुल 15 कतरे हो गए। तो सुबह को, दोपहर को, रात को ये मरीज़ को दिया जाता है। और इसके साथ एक बायोकेमिक दवा है कैलकेरिया फ्लोर 200x की। तो ये 4-4 गोली सुबह को, दोपहर को और रात को मरीज़ को दी जाती है। इसके साथ जो दवा चलती है वो है कोनियम 30 में। कोनियम 30 में सुबह को, दोपहर को, रात को 1-1 डोज। अच्छा, अगर इसमें ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कोनियम 30 की डोज आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाते हैं, जहाँ पर के इम्प्रूवमेंट रुक जाए तो उसकी डोज को बढ़ाते हैं। तो कोनियम 30 में देते हैं, फिर इसके बाद इसकी डोज को बढ़ा के कोनियम 200 की जाती है। कोनियम 200 हर 3 दिन के बाद चौथे रोज़ दी जाती है। फिर कोनियम 1 mg की दी जाती है, 1 mg की हर हफ्ते दी जाती है, सुबह निहार मुँह। फिर इसी तरीके से बाद में 10 mg की है जो 15 दिन में 1 डोज दी जाती है। और फिर इसके बाद CM की, कोनियम CM की महीने में 1 डोज दी जाती है। तो ये कोनियम की डोज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाती है। मतलब अगर कोनियम 30 दी है और इसके बाद आराम नहीं आ रहा है या कम है, तो कोनियम 30 को बंद कर दिया जाता है, डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है और कोनियम 200 शुरू कर दी जाती है। अब बात करेंगे, अगर फ़र्ज़ करें कि मेथड नंबर 1 से खातिर-ख्वाह कामयाबी नहीं होती तो फिर मेथड नंबर 2 को अडॉप्ट किया जाता है। इसके अंदर जो होम्योपैथिक मदर टिंचर हैं, चिमाफिला और परेरा बरेवा, वो तो वही रहेगा। और यहाँ पर हाइड्रेंजिया को इस्तेमाल किया जाएगा और सबल सेरुलाटा को यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा, डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब ये तीनों मदर टिंचर 5-5 कतरे आधा कप पानी में दिन में 3 दफ़ा। कैलकेरिया फ्लोर 200x की इसी तरीके से सुबह, दोपहर, रात को 4-4 गोलियाँ। और कोनियम को यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर आ जाएगा सबल सेरुलाटा। तो सबल सेरुलाटा भी इसी तरीके से 30 में, फिर 200 में, फिर 1 mg, 10 mg, CM, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अगर आराम नहीं है तो बढ़ाया जाएगा। तो और उसकी वो तरतीब वही रहती है, 30 जो है दिन में 3 बार और 200 की हर चौथे रोज़, 1 mg की हर हफ्ते और 10 mg की 15 दिन में और CM की हर महीने, मतलब रिपीट की जाती है। ये 2 मेरे मेथड हैं और उनसे मुझे बहुत कामयाबी हासिल होती है। मुझे किसी तीसरे मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन्हीं से बस ठीक हो जाता है। हाँ, ये है कि कभी कभी कुछ इंटर करेंट रेमेडीज़ देनी पड़ती हैं। तो मेरे पास 3 इंटर करेंट रेमेडीज़ हैं इसमें BPH में। नंबर 1 तो है थूजा 1000 की, वो मैं उस वक्त देता हूँ, ख़ास तौर पर उस वक्त तो ज़रूर देता हूँ कि जब मस्से हों जिस्म पर, जैसा गोभी के फूल की तरह के मस्से हों, जिस्म पे कहीं भी हो, चेहरे पर हो या बॉडी में कहीं हो। और इसके अलावा जो दूसरी दवा है वो है ब्राइटा कार्ब 1000 की। और ब्राइटा कार्ब 1000 की जब देते हैं, जब बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो ना, 70 साल से ज़्यादा भी उम्र हो, तो बहुत अच्छा काम करती। वैसे तो इसको मेरा तो अपना तरीक़ेकार है कि मैं अगर कोई दवाएं काम नहीं करती तो इसको मैं ट्राई ज़रूर करता हूँ। और तीसरी दवा है फेरम पिक्रिक 1 mg की। तो इंटरकरेंट रेमेडी देने का तरीक़ेकार ये है कि जो भी दवाई मरीज़ खा रहा होता है, जैसा अगर मेथड नंबर 1 में अगर आप इंटरकरेंट रेमेडी देंगे तो सिर्फ कोनियम को बंद कर देंगे, बाकी दवाएं चलती रहेंगी। कोनियम को डिसकंटिन्यू करके सुबह निहार को 1 डोज इंटरकरेंट रेमेडी का दिया जाता है और 1 हफ्ते के बाद फिर कोनियम स्टार्ट हो जाती है, बाकी दवाएं तो चलती रहती है। इसी तरीके से अगर मरीज़ को मेथड नंबर 2 में दवाएँ दी जा रही हैं तो फिर सबल सेरुलाटा को डिसकंटिन्यू करके इंटरकरेंट रेमेडी दी जाती है और 1 हफ्ते के बाद फिर सबल सेरुलाटा जो भी पोटेंसी में इस्तेमाल हो रही होती है वो इस्तेमाल हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये मेरा तरीक़ेकार था जो मैंने आपसे शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें, लाइक करें। अपना आप बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।